हाँ, आज अपन आपकी ज्योग्राफी जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण वाली जो बुक है, किताब है, उसका चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बातें बता दूं मैं आपको इस चैप्टर की। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपकी 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ोगे? इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि भारत का। जब और आप आगे जाओगे, हो सकता है 12th में या फिर आगे की क्लासेस में, ज्योग्राफी के अंदर आपको स्टेट वाइज भी पढ़ना पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड का भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम से आते हैं, यानी कि भारत के अपवाह तंत्र से आते हैं। तो वो टॉपिक आपका 11th में तैयार करने का मौका मिल जाएगा, आपको मिला हुआ है, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। और मैं इतना प्रॉपर कराऊंगा आपको, लाइन टू लाइन कुछ बातें एक्स्ट्रा बताते हुए। बहुत सारे मैप भी बनाएंगे अपन इस चैप्टर के अंदर, मैप बना के आपको सिखाऊंगा। उन चीज़ों को मेरे साथ के साथ याद करना है। भले ही दूसरे चैप्टर को कम टाइम मिले, लेकिन इस चैप्टर को आपको टाइम ज़रूर देना है, क्योंकि मैं जो भी बात कहूँगा बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कहूँगा जो मेरे सामने फेस हो रही है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं है। डायग्राम बनाते हुए चलना है और साथ के साथ याद करना है। और एक बात और बता दूँ कि इसमें इतनी बेसिक बातें दे रखी है जो आपको आगे नहीं सीखने को मिलेगी। इतने अच्छे अच्छे वर्डों को समझाया गया है, बिल्कुल छोटे बच्चों को सिखाते हैं जैसे 1st 2nd क्लास के बच्चों, उस तरीके से सिखाया जा रहा है। जो आपको मौका मिलेगा वो सीखना है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो इस चैप्टर का वीडियो होगा आज का, वो बिल्कुल बेसिक होगा। ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसी ऐसी शब्दावली है जिसको आपको याद करना है, उन शब्दों का मीनिंग जानना है। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर खूब सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शब्द अपन ने सुने ही नहीं। जैसे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, क्या होता है ये? बेसिक जहाँ नदियाँ चलती है वो अपवाह तंत्र कहलाता है, जहाँ रिवर्स की बात होती है वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। लेकिन नाम क्या है? अपवाह तंत्र, सुना ही नहीं कभी। इसलिए इन शब्दों का मीनिंग जानना है। आज का वीडियो आज का आज याद करना है, कुछ भी हो जाए इन शब्दों, क्योंकि कभी नहीं सुने ये शब्द। उन शब्दों को आज का, मैं तो कहता हूँ समझते हो, रट लो उनको बस। ठीक है, एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से। आज तो पूरा बेसिक है, और जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा, कहा जाता है ना कि अगर किसी भी बिल्डिंग की या भवन की नींव अगर मजबूत है तो उसके ऊपर कितनी फ्लोर बना लो, लेकिन अगर नींव कमज़ोर है तो फिर वो 1 या 2 फ्लोर में गिर जाएगा। इसलिए नींव मजबूत करो, ऊपर तो फिर कितने फ्लोर बन जाओ उसे हमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो अपने जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 3। ठीक है, और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको अपवाह तंत्र। ठीक है, एक एक शब्द की डेफिनेशन बनाऊंगा और सबको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना है। ठीक है, और साथ के साथ इसको याद करना है। ठीक है, चलो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब अपन लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी पूरी बात मैंने आपको बता दी थी कि आज के वीडियो को आज का आज याद करना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बेस मजबूत करना है। तो इसलिए हर हालत इसको आज का आज याद करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, जो चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम कॉल्ड? तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं होती है जिनमें ब्लड चलता रहता है। ठीक है, वैसे ही नदियां भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारी, वर्ल्ड के अंदर मान लो, चाहे भारत के अंदर मान लो, चाहे राजस्थान के अंदर मान लो, चाहे हर स्टेट के अंदर मान लो, खूब सारे स्टेट में नदियाँ बहती है। उन नदियों में कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है। तो नदियों के रिवर्स के जो एक रास्ते बन जाते हैं, वो जो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं उनको बोलते हैं अपवाह। मतलब जो रास्ते बंद उनको बोलते हैं अपवाह, यानी कि ड्रेनेज। लेकिन बहुत सारे अगर रास्ते बन जाते हैं, एक इधर से आ रही है, इधर से एक जाल सा बन जाता है पूरा, उन्हें बोलते हैं, बहुत सारे जो बन जाते हैं उनको बोलते हैं चैनल, यानी कि अपवाह तंत्र बोलते हैं उसको। जैसे कि इधर से एक रिवर आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, लेकिन बहुत सारी रिवर्स जब बन गई तो ये पूरा अपवाह तंत्र कहला गया। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को, जो एक जाल सा बन जाता है बहुत सारा, उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। बस, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स नेटवर्क बन जाता है, तो एक तंत्र बन जाता है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बस हो गया याद, तुरंत याद हो गया, जैसा नाम पता चल रहा है। एक आप बार बार यूज करोगे
क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये शब्दावली एक तरीके से यह बार बार काम आएगी, बार बार वर्ड यूज करेंगे अपन आगे। कैचमेंट एरिया यानी कि जलग्रहण क्षेत्र। कैचमेंट एरिया क्या होता है कि एक नदी होती है, मुख्य मतलब एक प्रमुख मेन नदी होती है, रिवर होती है, वो जैसे ही बहती है तो उसके पास में साइडों से छोटी छोटी नदियाँ जो उसकी सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है, मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर्स के नाम से जानी जाती है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी उसमें साथ में मिल जाती है। ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी में साथ मिलने का मतलब है उसकी सहायक हो गई। तो वो ध्यान रखना, उन सबको मिला के जो पानी इकट्ठा करके लाया जाता है, नदी हमेशा कहीं से निकलती है लेकिन लास्ट में जाके वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, कोई समुद्रों में कहीं या फिर बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल कहीं ना कहीं जाके गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखेंगे अपन, वो सारी बातें सीखेंगे। तो वो जो पूरा नदी का बहाव है लास्ट में जाके जहाँ गिर जाती है, लेकिन अपने साथ में जो पानी लेके आती है वो कैचमेंट एरिया होता है। यानी कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र का मतलब कहीं से भी अलग अलग एरिया में अलग अलग रिवर बहती है, अपना जल बहा कर लाती है, बिल्कुल सही बात है, जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। हो सकता है इसके साथ में छोटी मोटी और भी सहायक नदियाँ हो, लेकिन अपन को सिर्फ इतना सारा ध्यान रखना भी कैचमेंट एरिया कि एक नदी के द्वारा अपने साथ में लाया गया जल कैचमेंट एरिया कहलाता है, यानी कि जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अगला फिर एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन। ये है वो बात क्या कि एक नदी और उसकी सहायक नदी, हाँ ये इसके अंदर लिख देना, ये मेन रिवर है। ठीक है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है, नाम ऐसे ले रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा वैसे तो। ये अगर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है, इधर से इसकी सहायक आ रही है, मिल रही है, इधर से इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है, इसकी इधर से मिल रही है, इसकी इधर से मिल रही है, ये सब मिलके इसी रिवर में आके मिल जाती है। छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक है, इसमें आके मिल जाती है और ये अपने साथ ये आगे से आगे चलती रहती है। तो ध्यान रखना, एक नदी और उसकी ये सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, कितने क्षेत्र को ये पूरी बहा के अपवाहित करके ले जाती है, वो अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, अपने साथ में जितने एरिया को ले गई वो अपवाह द्रोणी कहलाता है। एन एरिया ड्रेनेज बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, यानी कि एक मुख्य नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि उसकी सहायक नदी के द्वारा जितना एरिया कवर किया जाता है वो ऐसा मान लो कि वो अपवाह द्रोणी। शब्द याद रखना, बार बार काम आएंगे, फिर ये कन्फ्यूज मत होना कि ये क्या होता है। ठीक है, इसीलिए शब्दावली को इस वर्ड्स को आज ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल संबर या फिर इसको जल विभाजक भी बोलते हैं हिंदी में, वैसे नाम ये ज़्यादा बेस्ट है, बहुत बार यूज होगा। जल संबर, वाटरशेड। वाटरशेड की अगर बात की जाए तो ध्यान से समझना, एक अपवाह द्रोणी, कौन सी ये अपवाह द्रोणी, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संबर कहते हैं। जैसे ये है, ये इनकी दोनों की बाउंड्री इधर से एक आ रही है और ये दोनों की बाउंड्री तो अलग करना, नाम में पता चल रहा है, उसको जल संबर या फिर विभाजक मतलब अलग करना वो कहते हैं, एक ही बात है। लेकिन आपको वाटरशेड याद करना, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर, ठीक है, इज नोन एज वाटरशेड। ठीक है ना, इजी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी एक डेफिनेशन और भी दे रखी है, मैंने नोट करके लिखी है, ये कि द स्मॉल रिवर्स एंड रील्स आर ऑप्ट, यहाँ पर एक काम करें, स्मॉल रिवर्स कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। द स्मॉल रिवर्स एंड रील्स आर ऑप्टन रेफर टू वाटरशेड, यानी कि छोटी नदियाँ और नाले, छोटी नदियों व ये वाला ना, दोनों डेफिनेशन सही है, कोई से भी ले सकते हो। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को भी जल संबर ही कहा जाता है। द स्मॉल रिवर्स एंड रील्स आर ऑप्टन रेफर्स टू वाटरशेड। ध्यान रखना, छोटी नदियाँ, ये जैसे छोटी बात तो एक ही है, मतलब जैसे ही अलग हो रही है तो छोटी नदी हो गई, छोटी नदी है वो, या फिर छोटे मोटे कुछ नाले भी ऐसे होते हैं, नाले होते हैं ना, नाले, उनमें भी काफ़ी फ्लो होता अगर होता है तो वो इस नदी तक पहुंच जाते हैं और उसमें मिल जाते हैं। तो छोटी मोटी नदियाँ या फिर नाले, ठीक है, छोटी मोटी नदियाँ या फिर नाले, उनके जो अपवाहित क्षेत्र होते हैं उनको भी अपन जल संबर ही कहा जाता है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सही है, जो आपको ठीक लगे। 1 मार्क्स की डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो दोनों ही लिख देना, ठीक है ना। चलो, ये नोट इसलिए लिखा था मैंने कि दोनों डेफिनेशन अपन को याद करनी है। अगला है नदी द्रोणी। वैसे तो इससे लिंक ही है दोनों, लेकिन एक वर्ड अलग से पूछा जाए तो नदी द्रोणी किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द रिवर बेसिन कॉल्ड, तो लिखना है कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र हो गई, चंबल हो गई, माही हो गई, ये आगे पढ़ेंगे अपन, ये सब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इनके
अपवाहित क्षेत्र को, कहाँ गया वो, हाँ, बड़ी नदियों में जलग्रहण क्षेत्र को, जलग्रहण का मतलब जो उन्होंने कितना पानी लिया उस पूरे एरिया को अपन नदी द्रोणी कहते हैं। ध्यान रखना, ये नदी द्रोणी है और ये अपवाद द्रोणी है। द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। ये तो रिवर बेसिन है और ये है अपना ड्रेनेज बेसिन, जिसके अंदर क्या होता है कि एक नदी होती है और उसके साथ में सहायक नदियाँ भी होती है। ठीक है, चलो ये दोनों आपको याद हो गया। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, 1 मार्क्स में पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम के अंदर। ये जो नोट है ये नोट, ठीक है, ये नोट आपको अलग से याद करना है। हालांकि मैंने उसका बना दिया, उसकी क्या जरूरत नहीं थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि कोई एक, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक ही अंतर दे रखा तो एक से ज़्यादा पूछेगा नहीं, बुक से बाहर कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसने पूछा कि वाटरशेड और आपके इसमें एक अंतर बताओ। वाटरशेड का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको जल संभर, तो ध्यान रखना, और नदी द्रोणी, हाँ, रिवर बेसिन और वाटरशेड में कोई एक मुख्य अंतर बताइए। तो ये अंतर होगा, नदी द्रोणी का आकार बड़ा नहीं होता, नदी द्रोणी का आकार, ये गड़बड़ है, मिस्टेक है। तो जिसने स्क्रीनशॉट लिया वो क्या करेंगे, वापस आके स्क्रीनशॉट फिर से ले लो। इसलिए मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लो तो भी लास्ट में लिया करो। नदी द्रोणी का वाटरशेड आर स्मॉल इन एरिया वाइल द रिवर बेसिन कर लेना, वाइल द रिवर बेसिन कवर लार्जर एरिया, यानी कि नदी द्रोणी का आकार तो होता है, छोटा होता है, जबकि जल संभर का आकार बड़ा होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर पूछा गया था और वो मेन अंतर यही था। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, वृक्षाकार प्रतिरूप किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेंड्रिटिक कोल्ड, यानी कि वृक्षाकार वैसे भी पता चल रहा है जो ट्री की शेप में हो, वृक्ष के आकार की शेप में हो, जो अपवा प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कि उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो सारी नदियां एक वृक्षाकार, जैसे ये भी एक वृक्षाकार ही बन गई, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसे पेड़ की टहनी जो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आए। कोई भी रिवर जब चलती है तो जिधर से वो चलती है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो नदियाँ आती है, बहुत सारी नदियाँ उत्तरी पर, जो उत्तरी मैदानी की नदियाँ हैं, यानी कि जो द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, वो सारी नदियाँ, एक नदी जब मेन चलती है एक रिवर, तो उसमें साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रक्चर बन गया, एक पेड़ की तरह बन गया, तो वो वृक्षाकार कहलाता है। यानी कि द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री इन नोन एज डेंड्रिटिक, एग्जाम्पल द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हालांकि इसमें अभी मैंने एक ही बताया, 3-4 और स्ट्रक्चर और होते हैं जो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, लेकिन एग्जाम्पल बहुत जरूरी है कि ऐसा एग्जाम आएगा कि पेड़ की जैसी स्ट्रक्चर या ट्री लाइक स्ट्रक्चर कौन सी नदियाँ बनाती है, तो आंसर होगा द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान की नदियाँ। ठीक है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हर जगह हर तरह से आपको तैयार रहना है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आज का वीडियो सीधा सीधा याद करने वाला है, बहुत कुछ बेसिक है ये वीडियो आज का। असली या रियल समझने वाला जो टॉपिक हो, जिसको मुझे समझाना है आपको, वो नेक्स्ट वीडियो से होगा, लेकिन इसको भी समझना है मेरे साथ में और याद आपको आज का आज करना है, क्योंकि ये वो वर्डिंग है, ये वो शब्दावली है जो हर बार यूज़ होगी, तो फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। ठीक है, इसलिए इसको पहले याद कर लेना। जैसे कि नेक्स्ट है, अरीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? जैसे अभी अपन ने वो पिछला पढ़ा जो ट्री की शेप का होता है, वैसे ही अरीय है। व्हाट इज रेडियल कोल्ड, यानी कि जब नदियाँ किसी पर्वत से, देखो सारी नदियाँ ना, नदी कब कैसे निकलती है, कोई पहाड़ों से या पर्वतों से निकलती है, सारी की सारी नदियाँ। ठीक है, वे जब वहाँ पर बर्फ़ जमा होता है, वो बर्फ़ पिघलता है तो उससे नदियों का निर्माण हो जाता है, ऐसा नदियाँ निकलती रहती है। तो जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, कभी कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, है ना, जब सभी डायरेक्शन में बहती है ना, तो इसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। समझ में आ गई? एक डायरेक्शन में नहीं, चारों ओर फैल जाना, यानी कि व्हेन द रिवर्स originate from a hill and flow in all directions, the drainage system is known as radial. ठीक है, is known as radial. For example, the river originated from the
अमरकंटक रेंज। जो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं वो सारी नदियां ऐसी ही हैं। अमरकंटक क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, एक हिली एरिया है, पहाड़ी वाला इलाका है, पर्वत श्रेणी है, वहाँ से नदियाँ चारों ओर फैल के निकलती है। वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हालांकि जितनी भी रेंज है इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले अमरकंटक रेंज के बारे में, लेकिन अभी आपको इसका आंसर एक प्रॉपर तरीके से बनाना है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, जालीनुमा अपवा तंत्र प्रतिरूप किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रिल्स कॉल्ड? जालीनुमा ये होता है कि जैसे ये तो चल रही है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऐसा मान लेते हैं, ये चल रही है यमुना, ठीक है, ये चल रही है सपोज ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये तीन नदियाँ चल रही है लेकिन तीनों आपस में पैरेलल है, समांतर अगर चले इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में चले और दोनों एक दूसरे के समांतर चले, पैरेलल चले, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे, और हाँ अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज जो होगी, जो सहायक नदियाँ होगी, वो जैसे इसकी सहायक नदियाँ इधर आके मिल गई, इसकी इधर आके मिल गई, जो 90 डिग्री पर मिले, बिल्कुल सीधी मिले, 90 डिग्री पर मिले, ध्यान रखना उनकी जो सहायक नदियाँ वो समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ध्यान रखना, समकोण सीधे जाना, पैरेलल चलना, और 90 पे आके इनकी सहायक नदियाँ जो होती है, जैसे ये बैरियर्स की सहायक नदी आके मिल गई, जो ट्रिब्यूटरी होती है वो 90 पे मिलनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन लिखो तो पूरी लिखना, अधूरी मत याद कर लेना, ठीक है। तो व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल्स, द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। नेक्स्ट है अभिकेंद्री प्रतिरूप किसे कहते हैं? जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर जैसे वो भी सभी दिशाओं में है, लेकिन सभी दिशाओं से बहने के बाद में झील या गर्त यानी कि लेक और या फिर डेप्रेशन, एक ही बात है। झील या गर्त वैसी होती है, जो आगे बता दूंगा, और इसके बारे में कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होती है, झीलें पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि झील या गर्त के अंदर विसर्जित होती है, तो ऐसे अपवा को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। सेम वही होगी, चारों तरफ से निकलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो झील में, लेक्स में जाके गिर जाना, ठीक है वो। तो व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक या फिर डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपेटल, ठीक है। तो व्हाट इज सेंट्रीपेटल कॉल्ड? तो सेंट्रीपेटल की डेफिनेशन ये हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, हाँ ये इतने ही थे, 9 तक तो कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें थी, जो सीधी सीधी अपनी थ्योरी के अंदर काम आएगी जब अपन आंसर लिखेंगे। यहाँ से कुछ चैप्टर का लेवल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके ऊपर 9 तक बिल्कुल बेसिक है, जो 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे, लेकिन इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज पूरे चैप्टर में होगा। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल लेवल का है, और ये है कि समुद्र में, देखो हमारे जो भारतीय अपतंत्र है ना, पूरी बात को ध्यान से समझना, जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, जो भारतीय अपवा तंत्र है, वो अलग अलग बेस पे उसका बंटवारा किया गया है, ठीक है, अलग अलग आधारों पे उसका बंटवारा किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। अभी मैंने जो डिवाइड का पोर्शन लिया है वो लिया है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, ठीक है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवा तंत्र को कितने समूह में बांटा जा सकता है? इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन द सी। मतलब जो समुद्र के अंदर ले जाके पानी छोड़ते हैं, ठीक है, उसके आधार पर भारत को 2 मेजर या 2 मोटे तौर पे बांटा जा सकता है। ध्यान रखना, समुद्र में विसर्जन का मतलब जल छोड़ना, जल छोड़ने के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला अरब सागर का अपवा तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इट मे बी ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट द अरबियन सी ड्रेनेज, सेकंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ये 2 है, बस सीधा सीधा याद कर लो, बाकी इनके बारे में जो भी आगे आएगा सब पढ़ लेंगे। अभी ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 मैंने लिखे हैं नोट, बिल्कुल बेसिक है ये भी, इसको आप चाहो तो 11 और 12 क्वेश्चन दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, लेकिन वैसे नोट में भी याद कर लो तो भी ठीक है। कि कुल अपवा क्षेत्र का लगभग 77%, ध्यान रखना 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा, ये 4 मेजर नदियां हैं भारत की। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं,
जो बंगाल की खाड़ी में ले जाके अपना जल छोड़ती हैं। मतलब भारत की जो नदियां हैं ना, कुछ तो खंबात की खाड़ी में यानी बे ऑफ खंबात, कुछ मन्नार की खाड़ी में बे ऑफ मन्नार, कुछ बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल, उनके अंदर अपना पानी ले जाके छोड़ती है। ऊपर पहाड़ियों से निकल के पूरे भारत में बहती हुई फिर छोड़ देती है। वैसे ही लगभग 77% भारत की जो नदियों का पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। और मोटा मोटी जो है वो 4 नदियां हैं जो लगभग 77% ड्रेनेज सिस्टम को कवर करती है। वो आपको याद हो गई होगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अपनी हो जाएगी महानदी और कृष्णा। ठीक है, तो नियरली 77% ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द महानदी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाता है। ठीक है, और बच गया पीछे 23%, बाई 73 हो गया 77, तो 23% जिसमें सिंधु आ जाती है, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार, ये नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ छोड़ती है, अरब सागर में गिराती है। दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो इनको, वेरी इंपॉर्टेंट 11वां 12वां कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो न जाने कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्या पूछे गए पता है? ऑप्शन होता है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक एग्जाम्पल, 3 इसके होते हैं, 1 इसका होता है, वो सही होता है। या फिर इसमें पूछेगी, सॉरी 3 इसके होते हैं, या फिर कोई गलत पूछ लेते हैं, समझ गए मेरे कहने का मतलब। एक पूछ लेगा कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में पानी छोड़ते हैं, 3 ऑप्शन इसके होंगे, 1 इसका होगा, तो समझ जाना सही वाला होगा। मतलब ऐसे ऑप्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ये यहीं से एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका पक्का। तो 23% कंपेरिजिंग द इंडस, द नर्मदा, द तापी एंड द माही एंड द प्रियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन द अरबियन सी, अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है। और 77% नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। कितनी बेसिक बातें आगे नहीं सिखाई जाती, सब सिर्फ नदियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड जो आपकी रिटर्न के अंदर आगे मेंस के अंदर सिविल सर्विसेज जब तैयारी करोगे तो ये शब्द आप अपने ऑन वर्ड्स में जोड़ोगे ना आंसर में, तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। इसलिए इन चीज़ों को अभी से आपको तैयार करना है, आगे बार बार छोटी छोटी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो इस आज के वीडियो को आज ही याद करना है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा थ्योरी भी ना हो, और जो बेसिक बातें वो अपनी आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक रहनी चाहिए, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।